नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। सुधा जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकल कर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू वृंदा और बेटा पलाश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि सुधा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात ये थी कि वृंदा रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी, और जब तक ताला खुलेगा नहीं सुधा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और सुधा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद वृंदा की जगह पलाश ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर न रह सकती हो माँ? रोज तो वृंदा करके ही तो दे देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते पलाश अंदर कमरे में गया और वृंदा को जगाया। वृंदा भी तिल मिलाते हुए उठी और चाबी लेकर सुधा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए, खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी, नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दे। वृंदा बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर सुधा जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई थी कि 5 साल का पोता मनु जाग गया। जगते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख सुधा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरी बच्चे, अभी लेकर आई। गरम पानी वो रखकर पहले मनु के लिए दूध गरम करने गई। अभी दूध गरम कर ही रही थी कि इतने में पलाश की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना वृंदा के सर में दर्द हो रहा है। कहते कहते पलाश भी रसोई में आ गया, साथ में मनु भी गोद में था। उसे देखते ही सुधा जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गरम करने आई थी, मुझे पता नहीं है कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो, वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है। नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से मना ही कर दिया था। मनु को सुधा जी के पास छोड़कर पलाश वापस अपने कमरे में चला गया। सुधा जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसी सोचकर अपने आंसू पोंछ और मनु और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय पलाश ने वृंदा से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर के आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ने सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर ही आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी वृंदा को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर पलाश गुस्से में आकर सुधा जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। सुधा जी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांति पूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे।
क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो भलैया लिए जा रही थी। अरे 2 बेटे की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी सुधा जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे पलाश और सुहास को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटे भी में भी झगड़ा होने लगा। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सुधा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिले पर सुहास अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर पलाश अपनी पत्नी और सुधा जी के साथ रहने लगा। सुधा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। सुहास ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो पलाश को अपने पास सुधा जी को रखना ही पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ ही रही थी। थोड़ी देर बाद पलाश कमरे में आया और पोहे की प्लेट सुधा जी के सामने टेबल पे रखते हुए या यूं कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं है। सुधा जी को पलाश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही थी। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर सुधा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सुधा जी ने सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुहास अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहा था। पलाश और वृंदा भी बाहर खड़े हुए कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं सुधा जी से मिल सकता हूँ? आपको सुधा जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। पलाश ने कहा, जी मुझे सुधा जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में सुधा जी अंदर से आई। क्या आप ही हैं सुधा जी हैं? जी हाँ मैं सुधा हूँ। आप? जी आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले सुधा जी आगे कुछ कहती, पलाश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हैं? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुहास ने भी कहा, कभी मेरे बारे में भी सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोगों ने तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच देंगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? वृंदा ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूंगी। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों को क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जुबान चलती है। अपने आप कमाओ और प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? पलाश और सुहास एक साथ बोले, माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं ये मकान बेच रही हूँ और मेरा ये अंतिम निर्णय है, तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर सुधा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चली गई। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और सुधा जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहां के बच्चों को पढ़ाती थी और वहां गांव के शांत वातावरण में
अपनी जिंदगी जीती थी। बहुत सीख वाली कहानी है दोस्तों। अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी कहानी को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।